ऑफिस आने जाने को आसान बनाने के लिए मैंने अपने ऑफिस के पास एक विला खरीद लिया। दयालुता दिखाते हुए मैंने विला का दूसरा कमरा मार्कस कोल नाम के एक युवा आदमी को किराए पर दे दिया। उसने कहा कि वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है और पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। वो ठीक ठाक इंसान लगा, इसलिए मैंने उससे सिर्फ आधा किराया लिया। 2 महीने बाद मार्कस अचानक एक लड़की को घर लेकर आया और बोला कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उस दिन के बाद से मेरा लिविंग रूम उनके कब्जे में चला गया और मेरे फ्रिज का खाना लगातार गायब होने लगा। यहां तक कि बालकनी में रखे मेरे ऑर्किड के पौधे भी उसकी गर्लफ्रेंड उठाकर अपने बेडरूम को सजाने ले गई। मैं ये बताने ही वाला था कि ये विला मैंने खरीदा है और मैं ही मकान मालिक हूं। तभी मार्कस मुझे एक तरफ खींचकर शर्मिंदा चेहरे के साथ बोला, जूलियन, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ी डींग मार दी थी। मैंने उससे कहा कि ये विला मैंने खरीदा है। तुम तो जानते हो आजकल डेटिंग कितनी मुश्किल है। बस इस बार मेरी मदद कर दो। मेरा झूठ मत खोलना। मैं तुम्हें हर महीने $30 एक्स्ट्रा दूंगा। क्या? सिर्फ $30? क्या मैं ऐसा दिखता हूं जिसे $30 की जरूरत हो? लेकिन उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर और ये सोचकर कि उसने अभी अभी कामकाजी दुनिया में कदम रखा है, मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने बात जाने दी। लेकिन अगले ही दिन जब मैं काम से घर लौटा तो देखा कि मेरे बेडरूम का ताला तोड़ा जा चुका था। मार्कस की गर्लफ्रेंड पहले ही मेरे कमरे में घुस चुकी थी। इस मास्टर बेडरूम में बहुत अच्छी रोशनी आती है। अब ये कमरा मैं ले रही हूँ। तुम्हारे जैसे कंगाल इंसान को तो छोटा कमरा मिल जाए वही बहुत है। उसने मुझे तिरस्कार भरी मुस्कान दी। इतने समय से किसी और के घर पर मुफ्तखोरी कर रहे हो, अब तक तो इशारा समझ जाना चाहिए था। मार्कस तुरंत मुझे एक तरफ ले गया। जूलियन, मुझे माफ कर दो। मेरी गर्लफ्रेंड समझती है कि ये घर मेरा है। उसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी है और उसे दूसरों के साथ जगह बांटना पसंद नहीं। ऐसा करो, अभी के लिए मास्टर बेडरूम छोड़ दो। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तब मैं उसे सब सच बता दूंगा। टिफिनी को मैं संभाल लूंगा। टिफिनी घर की मालकिन की तरह बोली, मार्कस, इसे साफ साफ समझा दो। इसे ऐसा ना लगे कि हम लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। पहले अपना सामान पैक कर, ऐसे खड़ा मत रह। ये कहकर दोनों खुशी खुशी छोटे बेडरूम में वापस चले गए। हॉलवे में बिखरा अपना सामान देखकर मैंने फैसला कर लिया। हेलो, किसी ने गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में घुसपैठ की है। मेरा ताला तोड़ा है और मेरा निजी सामान बाहर फेंका है। कृपया जल्द से जल्द पुलिस भेजिए। थोड़ी ही देर में पुलिस मेरे विला पर पहुंच गई। सायरन की आवाज सुनते ही मार्कस भागता हुआ नीचे आया। जूलियन, क्या हुआ? तुमने पुलिस क्यों बुला ली? एक पुलिस अधिकारी ने मार्कस को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बेतरतीब कपड़ों पर नजर डाली। तो तुम वही हो जिसकी शिकायत इस सज्जन ने की है? वही जिसने किसी और के घर का दरवाजा तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया? मार्कस तुरंत बोला, नहीं नहीं नहीं, ये सब गलतफहमी है। मैं इनका रूममेट हूँ। मैं रोज यहीं रहता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बस मजाक कर रही थी। वो सिर्फ कमरा बदलना चाहती थी। ये आदमी असली मुद्दे से बचने में माहिर था। सर, क्या आप अभी भी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं? अधिकारी ने मुझसे पूछा। मैं कुछ कहता उससे पहले मार्कस मेरे पास आ गया। जूलियन, बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है। मेरी खातिर इस बार छोड़ दो। मैं ग्रेजुएट हुए सिर्फ कुछ साल हुए हैं और बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड मिली है। मैं बस परिवार बसाना चाहता हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हमारा रिश्ता बचा रहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार यहाँ रहने आया था। हेलो मिस्टर रीड, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और पैसों की थोड़ी तंगी है। क्या मैं किराया थोड़ा देर से दे सकता हूँ? मेरा नाम मार्कस कोल है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कुछ पल चुप रहा। ठीक है, मैं शिकायत वापस ले लेता हूँ। ये सुनकर मार्कस ने कृतज्ञता से सिर झुका लिया। पुलिस की गाड़ी के जाने और सायरन की आवाज गायब होने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। लेकिन अब मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था और किसी तरह मुझे लग रहा था कि ये सारी मुसीबत मैंने खुद ही अपने सिर ली है। अगले दिन घर बिल्कुल साफ सुथरा था। मार्कस रसोई से बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, जूलियन, तुम आ गए। मैंने लिविंग रूम साफ कर दिया है और टिफिनी ने जो लेबल चिपकाए थे उन्हें भी हटा दिया है। मैंने चारों तरफ देखा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसने अपराध बोध के साथ जवाब दिया, वो कमरे में है। मैंने उससे बात कर ली है। अब से लिविंग रूम साझा जगह है और वो हर जगह अपनी चीजें नहीं फैलाएगी। उसे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे लगा मामला खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही दिन दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। मैं नीचे जाकर देखने वाला था कि मार्कस मुझसे पहले दरवाजा खोलने दौड़ पड़ा। अंदर कई खुरदुरे दिखने वाले लोग घुस आए जिनके शरीर टैटू से भरे हुए थे। अरे, बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पूरा झुंड लिविंग रूम में फैल गया। वे अपने साथ लाए स्नैक्स कॉफी टेबल पर फेंकने लगे। फिर घर की मालकिन बनने का नाटक करती हुई टिफिनी भी आ गई और कुछ ही देर में मेरे घर में अजनबियों की पार्टी शुरू हो गई। मेरा चेहरा काला पड़ता देखकर मार्कस जल्दी से मेरे पास आया। जूलियन, मुझे सच में माफ कर दो। आज हमारा छोटा सा गेट टुगेदर है। हम बस थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। मैं कुछ पल चुप रहा। कॉफी टेबल के पास जमा होती खाली बियर की बोतलों को देखकर मैंने अपना गुस्सा दबा लिया। अगली बार पहले से बता दिया करो। जरूर जरूर, धन्यवाद जूलियन। लेकिन मेरे धैर्य का कोई सम्मान नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब मैं घर लौटा तो फिर लिविंग रूम से हंसी की आवाजें आ रही थी। हर तरफ हॉट पॉट का तेल बिखरा हुआ था और मार्कस बड़े मेजबान की तरह सबकी सेवा कर रहा था। मुझे देखते ही वो दौड़कर आया और मेरा मुंह ढक लिया। जूलियन, मुझे बहुत माफ कर दो। वो मुझे एक तरफ खींच ले गया। टिफिनी की सबसे अच्छी दोस्त अचानक आ गई थी। मुझे तुम्हें पहले बताने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ अचानक हुआ। सच में?
मैं वादा करता हूं कि रात 10 बजे तक सब चले जाएंगे। मैंने उन लोगों को देखा जो मेरे हजारों डॉलर वाले सोफे पर तेल और गंदगी फैलाते हुए बैठे थे। फिर भी मैंने अपना धैर्य बनाए रखा। मार्कस, सिर्फ इस महीने में ये कितनी बार हो चुका है? जूलियन, मुझे पता है, ये आखिरी बार है, सच में आखिरी बार। अगली बार मैं जरूर पहले बता दूंगा। मैं एक रोबोट की तरह मुड़ा और अपने कमरे में चला दिया। मार्कस, जल्दी आओ, हॉटपॉट ठंडा हो जाएगा। हाँ, जल्दी करो, तुम अभी भी हमें एक ड्रिंक पिलाने के उधार हो। मार्कस मुस्कुराया और पूरी बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। आज जब मैं घर लौट रहा था, मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं उन्हें जल्द ही बाहर निकाल दूंगा। मैं फिर से अपने घर में अजनबियों की पार्टी नहीं देख सकता था। तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ, वहां थोड़ा शांत रहना, ठीक है? जूलियन, टिफनी और मैं बाहर गए हुए हैं, हम घर पर नहीं हैं। निकलते समय टिफनी चाबियां भी अपने साथ ले गई थी। अगर तुम्हारे पास अपनी चाबी नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे लिए किसी ताला बनाने वाले को बुला दूं? मैं कुछ पल चुप रहा। रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूंगा। फोन काटने के बाद मैं घर की तरफ गाड़ी चलाने लगा। मचलती हुई परछाइयां, चमकती रंग बिरंगी लाइटें और कान फाड़ देने वाला म्यूजिक। मैं तो पहले ही पुलिस बुलाकर इन सबको उठवा देने वाला था, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को रोका। पहले ऊपर जाकर देखता हूं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले से एक अतिरिक्त चाबी बनवा रखी थी और उसे कार में रखा हुआ था। मैंने चाबी उठाई और सीधे अंदर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, धुएं और शराब की तेज बदबू मेरे चेहरे पर आकर लगी। हर तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा था और खाली बोतलें फर्श पर लुढ़क रही थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। वो कालीन मेरी मां ने मेरे लिए खास तौर पर चुना था, शुद्ध ऊन से हाथ से बुना हुआ। मैं खुद उस पर चप्पल पहनकर नहीं चलता था। और वे चांदनी जैसी हल्की पर्देदार खिड़कियां जिन्हें मैंने बहुत सोच समझकर चुना था, और वे पौधे जिन्हें मैं हर दिन पानी देता था। चाहे कोई कितना भी बिगड़ जाए, उसकी भी एक सीमा होती है। इस समय टिफनी रानी की तरह बैठी हुई थी और उसके आसपास के लोग उसकी खुशामद कर रहे थे। टिफनी, तुम कितनी किस्मत वाली हो, इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया। मैंने पिछली बार इस विला को रास्ते से देखा था। मुझे लगा था यहां कोई बड़ा बिजनेसमैन रहता होगा। किसे पता था कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का निकलेगा। सिर्फ अमीर ही नहीं, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुमने बस कहा कि तुम्हें बड़ा विला चाहिए और उसने तुरंत तुम्हें यहां शिफ्ट कर दिया। जब तुम बॉस की पत्नी बन जाओ तब हमें मत भूलना। सब हंस पड़े। हाँ, अब तो हम सब टिफनी के सहारे हैं। सब ने अपने गिलास उठाकर जश्न मनाया। तभी टिफनी की नजर मुझ पर पड़ी। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं, एक अनचाहा आदमी, उसके घर में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसकी हैरानी तुरंत गुस्से में बदल गई। वो कमर पर हाथ रखकर मेरे सामने आई और घूरते हुए बोली, तुम घिनौने आदमी, हमारी पार्टी की जासूसी करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी पास में शराब पी रहा एक गुंडे जैसा आदमी कुछ गड़बड़ महसूस करके बोला, टिफनी, क्या हुआ? ये कौन है? ये अंदर कैसे आया? टैटू वाला आदमी भी बोला, हाँ, कोई अजनबी यूं ही घर में घुस कैसे सकता है? टिफनी और भी हिम्मत वाली हो गई। यही वो आदमी है जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। यही वो इंसान है जो मुफ्त में यहां पड़ा रहता है। उसने बाल झटकते हुए तिरस्कार से कहा। भीड़ ने मुझे हैरानी से देखा। टिफनी, क्या मतलब? क्या तुम दोनों यही नहीं रहते? क्या ये किराएदार है? किराएदार? टिफनी ने तिरस्कार से कहा। मैंने कब कहा कि ये किराया देता है? किराएदार किराया देते हैं। क्या इसने कभी किराया दिया? ये तो बस मुफ्तखोर है। मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त में रहता है और अब हमारी पार्टी की जासूसी करने भी आ गया। एक नजर में पता चल जाता है कि ये जोक है। टिफनी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर हमें पता होता तो हम दरवाजे पर पहरा लगा देते। अरे, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी निकल जाओ, वरना कोई तुम्हें निकाल देगा, मैंने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें किसने बताया कि ये मार्कस कोल का घर है? भीड़ कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर टिफनी ऐसे हंसी जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो लगभग मेरे वाइन ग्लास को ही गिरा देती। सुनो इसे, सुनो, ये क्या कह रहा है? ये मुझसे पूछ रहा है कि किसने कहा ये मार्कस कोल का घर है। हा, मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगी। एक मुफ्तखोर भी खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे सामने अकड़कर खड़ी हो गई, जैसे सिर्फ अपने रवैये से मुझे कुचल देना चाहती हो। उसने खुद बताया था। और किसने? हा, तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूं, इसलिए तुम हर संभव तरीका अपनाकर मेरे करीब आने की कोशिश करते हो। हर दिन मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त में रहते हो ताकि मेरे पास रहने का बहाना मिल जाए। और वो भी काफी नहीं था, अब तुम चुपके से वापस आकर हमारी पार्टी की जासूसी कर रहे हो। सुन लो, मैं टिफनी स्लोन सिर्फ मार्कस जैसे सफल आदमी से प्यार कर सकती हूं। तुम्हें अंदाजा भी है वो मेरे लिए कितना अच्छा है। ये विला उसका मेरे लिए सबसे बड़ा वादा है। ये कहते हुए वो सपनों में खो गई। जब हमारी शादी होगी यही हमारा वैवाहिक घर होगा। तुम जैसे आदमी को तो मैं एक बार भी नहीं देखूंगी। निकल जाओ यहां से। टिफनी स्लोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? उसने चिल्लाकर कहा। सुन रहे हो सब लोग, ये क्या इशारा कर रहा है? गलती इसकी है और दोष मुझे दे रहा है। क्या तुम लोग जानते हो ये आदमी कितना घटिया है? ये हर दिन मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मुफ्त में रहता है। हम इसे निकाल भी नहीं सकते। मैं अपने हाथों से मार्कस के लिए जो लंच बॉक्स बनाकर फ्रिज में रखती हूं वो हर बार गायब हो जाते हैं। जरूर यही चुरा कर खा जाता होगा। और बालकनी के ऑर्किड के गमले सब खोदकर खराब कर दिए गए हैं। कौन जाने क्या ढूंढ रहा था।
मैंने तो इसकी इज्जत रखी और बस इतना कहा कि मार्कस के घर पर मुफ्त में रहना बंद कर दे। और पता है इसने क्या किया? हा हा हा, इसने गुस्से में आकर पुलिस बुला ली और मुझ पर गैर कानूनी घुसपैठ का आरोप लगा दिया। ये सुनकर इसकी एक सहेली इतनी हैरान हो गई कि उसके हाथ से सूरजमुखी के बीज मेरे कालीन पर गिर गए। ये तो बेशर्मी की हद है। पीछे खड़ा चिकने बालों वाला आदमी गुस्से से अपनी जांग पर हाथ मारते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? टिफनी आगे बोली, घर में शांति बनाए रखने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे हर रात जल्दी कमरे में भेजना पड़ता था, फिर वो अकेले बाहर आकर उससे बात करता था। मार्कस बहुत ही दयालु है, वो ऐसे आदमी को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन ये उसकी कदर नहीं करता, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। अब मुझे समझ आया कि मार्कस हर दिन टिफनी को जल्दी कमरे में क्यों भेज देता था। मैं हमेशा सोचता था कि वो टिफनी को असहज महसूस होने से बचाता है, असलियत में वो अपने झूठ के खुलने से डरता था। मैंने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन इस बार टिफनी मुझसे तेज निकली। उसने फोन मेरे हाथ से छीना और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। वाह, क्या नाटक कर रहे हो? ये मेरे बॉयफ्रेंड का विला है, तुम जैसे मुफ्तखोर पुलिस बुलाने का ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारी बात मानेगी? मैंने फोन उठाया, वो पूरी तरह खराब हो चुका था। हा हा हा, कितना घटिया आदमी है। सिर्फ इसलिए कि ये मार्कस का दोस्त है, इसे लगता है कि मार्कस के घर को अपना घर समझ सकता है। टिफनी, तुम अभी भी बहुत नरम हो, एक आदमी बोला। अगर मेरी मुलाकात ऐसे आदमी से होती तो मैं इसे कब का पीट चुका होता। ऐसे लोगों को सिर्फ मुक्कों की भाषा समझ आती है। एक बार अच्छी तरह पिटाई हो जाए फिर सारी अकड़ निकल जाएगी। सुना तुमने, यहां मौजूद हर इंसान तुम्हें घिनौना समझता है। जब टिफनी मेरा मजाक उड़ा रही थी तभी उसकी नजर मेरी कलाई पर बंधी खूबसूरत घड़ी पर पड़ी। ओह, ये घड़ी तो सस्ती नहीं लगती, कहां से चुराई है? मैंने उसे तुरंत घड़ी वापस देने को कहा। इतने घबरा क्यों रहे हो? लगता है ये घड़ी बहुत कीमती है। अब मैं गुस्से की सीमा पार कर चुका था। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। अभी के अभी वापस दो। हाँ, बस एक बेकार सी घड़ी है, इतना तमाशा क्यों? उसने हाथ झटक कर घड़ी फर्श पर फेंक दी। कांच जमीन से टकराया और तेज आवाज के साथ टूट गया। अपने पिता की आखिरी निशानी को टूटते हुए देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं। उसके आसपास खड़े लोग और जोर से हंसने लगे। लो, ये कबाड़ घड़ी वहीं पहुंच गई जहां इसकी जगह है। हा हा हा, तुम घिनौने आदमी, ये तो बस एक टूटी हुई। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा शरीर मेरे दिमाग से पहले हरकत कर गया था, लेकिन मुझे जरा भी पछतावा नहीं था। जैसे ही टिफनी को समझ आया कि क्या हुआ है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम घिनौने आदमी, तुमने मुझे मारा। इसे सबक सिखाओ। जो मुझे सबसे ज्यादा खुश करेगा मैं उसे सी फूड दावत दूंगी। एक पल में पूरी भीड़ खड़ी हो गई। इसने टिफनी को मार दिया। वो तो जल्द ही बड़े बॉस की पत्नी बनने वाली है। हाँ, उसने तो बस तुम्हारी टूटी हुई घड़ी तोड़ी थी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी शायद ये किसी सड़क किनारे से खरीदी नकली घड़ी होगी। दूसरे आदमी की गर्लफ्रेंड को पटाने में नाकाम रहा, इसलिए अब हाथ उठाने लगा। इन लोगों की बातें सुनकर मेरी मुट्ठियां कस गईं। तुम लोग इस बात पर पछताओगे। मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। टिफनी का बॉयफ्रेंड बड़ा आदमी है, तुम्हें लगता है हम तुम्हारे लिए पछताएंगे? तभी उसी समय मेरा वकील वहां पहुंचा, साथ में वो बॉडीगार्ड भी थे जिन्हें मैंने पहले से तैयार रखा था। यहां क्या हो रहा है? अचानक इतने लोग क्यों जमा हो गए? ये सब देखकर तो लगता है कोई बड़ा आदमी आने वाला है। स्पष्ट है ये सब मार्कस की तरफ से है। आज टिफनी की पार्टी है, जाहिर है उसने इसे शानदार बनाने के लिए सब इंतजाम किया होगा। तो मार्कस ने ये सरप्राइज तैयार किया है। टिफनी, तुमने हमें बताया भी नहीं। कमरे में फैले हुए नुकसान को देखकर अटॉर्नी ग्रैंड तुरंत समझ गया कि उसके क्लाइंट के साथ क्या हुआ है। मिस्टर रीड, क्या आप ठीक हैं? भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मिस्टर रीड? हा हा हा, तुम लोगों ने सुना? इसने इस आदमी को मिस्टर रीड कहा। तुम शायद किसी और को समझ लिया है। ये जूलियन रीड तो एक कंगाल किराएदार है। इसके दिमाग में सिर्फ बॉस की गर्लफ्रेंड को पटाने की योजनाएं भरी रहती हैं। ये तो वो आदमी है जो दूसरों के घर में मुफ्त में रहता है। इसे किसी सीईओ से तुलना करना भी मजाक है। अपनी आंखें खोलो, इसकी बातों में मत आओ। आजकल कुछ लोगों को पैसे देकर सूट पहनाना बहुत आसान है। कुछ दर्जन डॉलर खर्च करो और नाटक तैयार। हाँ, तुमने निश्चित रूप से गलत आदमी पकड़ा है। अटॉर्नी ग्रैंट ने चश्मा साफ किया और भीड़ की तरफ देखा भी नहीं। मिस्टर रीड, क्या आप ठीक हैं? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति जूलियन रीड इस विला का कानूनी मालिक है। लेकिन ये लोग तब तक मानने को तैयार नहीं थे जब तक सिर दीवार से ना टकरा जाए। ये हर सेकंड और भी ज्यादा हास्यास्पद होता जा रहा है। तुम लोग सच में अपने अभिनय के लिए समर्पित हो। स्क्रिप्ट भी आधी अधूरी सही लग रही है, लेकिन अगर नाटक करना ही है तो थोड़ा होमवर्क भी कर लिया करो। अगर हमें ठगने आए हो तो कम से कम ये पता कर लेते कि इस घर का मालिक कौन है। बिल्कुल, अगर अभिनय करना है तो विश्वसनीय बनो। लोगों से झूठ बोलने से पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो। तुमने तो मेरे बॉयफ्रेंड की पहचान तक नकली बनाने की कोशिश की। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मार्कस कोल इस विला की मालिक की गर्लफ्रेंड हूं? ये सुनते ही अटॉर्नी ग्रांट मुड़ा और ठंडी आवाज में पूछा, मार्कस कोल, क्या वो मिस्टर रीड का किराएदार है? ये सुनकर टिफनी फिर से जोर से हंस पड़ी। किराएदार?
क्या बकवास कर रहे हो? हा हा हा, मेरा बॉयफ्रेंड किराएदार कैसे हो सकता है? वो करोड़पति है, एक सफल आदमी है। ये कंगाल तो उसका किराया देने वाला नौकर बनने लायक भी नहीं है। अटॉर्नी ग्रांट ने उससे बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करो, हर टूटी हुई चीज की तस्वीर लो, सभी नुकसान का सबूत इकट्ठा करो और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को यहीं रोको, कोई बाहर नहीं जाएगा। जी अटॉर्नी ग्रांट। स्टाफ तुरंत सबूत इकट्ठा करने लगा। ये देखकर टिफनी घबरा गई। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं चेतावनी दे रही हूं, मेरे पास मत आना। मिस्टर कोल टिफनी से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिफनी को परेशान करने की? तुम लोग अभिनेता हो तो अपनी हद में रहो। हाँ तुम लोग, अभी भी समय है, निकल जाओ। ये सब देखकर टिफनी सच में घबराने लगी। तुम लोग खड़े क्या हो, जल्दी उसे फोन करो। चिकने बालों वाले आदमी ने तुरंत फोन निकालकर उसे दे दिया। मार्कस जल्दी आओ, विला में कोई तमाशा कर रहा है, जल्दी वापस आओ। टिफनी क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ, कौन तमाशा कर रहा है? वही कंगाल आदमी जो इतने समय से तुम्हारे घर में मुफ्त में रह रहा था, वो अचानक लोगों को लेकर आ गया है। उसने कुछ नकली कलाकार भी बुला लिए हैं। वो बकवास कर रहा है कि वही इस घर का मालिक है और तुम उसके किराएदार हो। फोन की दूसरी तरफ मार्कस पूरी तरह चुप हो गया। इस बार वो यहां मौजूद नहीं था कि मुझे एक तरफ ले जाकर फिर से भावुक कहानी सुनाता। मार्कस मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम कब आ रहे हो? टिफनी मैं अभी रास्ते में हूं, बस उनसे लड़ाई मत करना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, बस तुम आ जाओ। मार्कस अभी आने वाला है। वकील ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपनी चोटों का इलाज करवाना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, पहले पूरे दृश्य को सुरक्षित रखो, मार्कस के आने के बाद सब निपटाएंगे। टिफनी को पूरा भरोसा था कि मार्कस के आते ही सब ठीक हो जाएगा। नाटक करते रहो, जितना करना है कर लो। उसने दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही मार्कस आएगा देखेंगे तुम लोग कितनी देर तक ये ढोंग जारी रखते हो। जब मार्कस भागता हुआ पहुंचा तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसकी नजर पूरे कमरे में फैली तबाही और मेरी टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। मार्कस आखिरकार तुम आ गए। टिफनी तुरंत उसके पास दौड़ी और बोली, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जल्दी कुछ कहो। इनसे कहो कि ये सब तुम्हारा है ना? जल्दी बोलो। मार्कस तुम्हें क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये देखकर बाकी लोग भी उसके चारों तरफ जमा हो गए। मिस्टर कोल क्या हुआ? मिस्टर कोल आप आखिर आ गए, अब आपको हमारे और टिफनी के लिए खड़ा होना होगा। तुम बोल क्यों नहीं रहे? जब मार्कस को एहसास हो गया कि अब वो सच नहीं छिपा सकता, तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसी पर टूट पड़ा हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई आदमी इतना बेशर्म भी हो सकता है। जूलियन प्लीज मेरी मदद करो, बस इस एक बार मेरा झूठ बचा लो। सबके सामने दिखावा कर दो कि मैं मालिक हूं और तुम मेरे किराएदार हो। सिर्फ इस एक बार, मैं हाथ जोड़ता हूं। तुम जानते हो कॉलेज से निकलने के बाद मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि मैं परिवार बसाऊं। टिफनी वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। अगर उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ किराएदार हूं तो वो निश्चित रूप से मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। मार्कस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की? मैं उस पर बरस पड़ा। जूलियन आवाज धीमी रखो। धीमी? मैं हंस पड़ा। जब तुम कॉलेज से निकलकर संघर्ष कर रहे थे तब मैंने तुम्हारा किराया आधा कर दिया था। मैंने तुम्हारे लिए जितनी नरमी दिखाई शायद कोई और नहीं दिखाता। तुमने कहा किराया देर से दोगे, मैंने बिना कुछ कहे मान लिया। तुमने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ दिन रहेगी, मैंने नहीं रोका। लेकिन बदले में तुमने क्या किया? दिन ब दिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घर में हुकूमत करने दी। तुमने उसे मेरे बेडरूम का ताला तोड़वाने दिया। तुमने उसे लोगों को बुलाकर मेरे विला में पार्टी करने दी। लोगों को मारना, सामान तोड़ना, सब कुछ होने दिया। अब तुम्हें क्या अधिकार है मुझसे मदद मांगने का? मैं बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है। मार्कस हकलाया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेहनत करने को कहा था ताकि तुम्हारी आमदनी स्थिर हो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरा घर बर्बाद कर दो, और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि तुम मेरा विला इस्तेमाल करके बाहर लड़कियों को धोखा दो। जूलियन मैंने धोखा नहीं दिया। नहीं दिया? मैंने उसकी बात काट दी। तुमने बस टिफनी से कहा कि विला तुम्हारा है। बस उसे मेरे विला में लेकर आए। बस उसे बताया कि ये घर तुम्हारा है। बस उसे मेरे घर की मालकिन बनने दिया। मार्कस अब अपना चेहरा संभाल नहीं पा रहा था। क्या तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे धोखा कहते हैं। जूलियन मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस उसे खोना नहीं चाहता था। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी खेती की ताकि मैं कॉलेज भेज सकूं। उनकी बस यही इच्छा है कि मैं परिवार बसाऊं। तुम उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे विला को अपनी संपत्ति बनाकर पेश कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हरकतों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे नहीं पता ये आदमी सामान्य भाषा समझता भी है या नहीं, लेकिन मैं बोलता गया। इन लोगों ने मुझे मारा, मेरे पिता की आखिरी निशानी तोड़ दी। मार्कस ये सब होने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? जूलियन मैं पैसे दूंगा,
मैं सब भर दूंगा। वो घड़ी मेरे पिता की आखिरी निशानी थी। तुम ऐसा कौन सा पैसा दे सकते हो जो उसकी भरपाई कर सके? अब टिफनी को महसूस होने लगा था कि चीजें उसकी कल्पना के अनुसार नहीं चल रही थीं। तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? टिफनी दौड़कर आई। क्या यह आदमी फिर से बकवास कर रहा है? उसने मार्कस को झंझोड़ा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो बोलो। इसने आखिर तुमसे क्या कहा? इस समय मार्कस लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़ा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है या फिर इसने तुम्हें धमकाया है? डरो मत, जो भी है बोलो। मार्कस ने उसका हाथ पकड़ लिया। टिफनी, बस करो। टिफनी ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या? अब मैं बोल भी नहीं सकती? क्या तुमने सच में इस कंगाल आदमी को अपने ऊपर हावी होने दिया? टिफनी, क्या तुम मर्द हो भी? किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा और तुम अभी भी उसी का बचाव कर रहे हो। कृपया बोलना बंद करो। मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वैसा नहीं है? टिफनी पूरी तरह टूट गई। तो फिर कैसा है? क्या सच में वही सच है जो ये कंगाल कह रहा था कि तुम उसके किराएदार हो? मार्कस चुप रहा। टिफनी को महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। इतनी हास्यास्पद बात किसी मुफ्तखोर के मुंह से ही निकल सकती थी। मार्कस, जल्दी बोलो, सबको बताओ कि यहाँ मालिक कौन है और किराएदार कौन है। हाँ मिस्टर कोल, बताइए आप असल में कौन है? इन्हें दिखाइए कि इनकी औकात क्या है। हाँ मार्कस, बोलो। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में सुई अटक गई हो। उसने बड़ी मुश्किल से शब्द बाहर निकाले। जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है। टिफनी की आंखें फैल गईं। तुमने क्या कहा? मार्कस ने फिर मुश्किल से दोहराया। जूलियन जो कह रहा है वो सच है। वही इस विला का मालिक है। ये घर उसी का है। ये सुनते ही टिफनी की आंखों से आंसू फूट पड़े। मैं इसका किराएदार हूं। ये सच्चाई टिफनी के लिए बहुत भारी थी। वो सीधे सोफे पर गिर पड़ी। चिकने बाल वाला आदमी और स्नैक्स खा रही महिला भी सदमे में जम गए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो मार्कस। टिफनी, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मैं बस तुम्हें बहुत पसंद करता था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं सिर्फ किराएदार हूं तो तुम मुझे नीची नजर से देखोगी। इसीलिए मैंने झूठ बोला। तो तुम सच में इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे? तुमने कहा था तुम सफल उद्यमी हो। तुमने कहा था तुम बड़े विला में रहते हो। तुमने कहा था तुम करोड़पति बॉस हो। तुमने कहा था तुम मुझे अपने विला में रहने लेकर जाओगे, जबकि असलियत में तुम किसी और के घर का सिर्फ एक कमरा किराए पर लिए हुए थे। हमेशा घमंडी और अकड़ में रहने वाली टिफनी को अचानक लगा कि धरती में छिपने लायक कोई गड्ढा भी नहीं है। तुमने मेरी वजह से मेरे दोस्तों के सामने वो सारी बातें कहलवाईं। अब सब मजाक बन गया। सब कुछ मजाक बन गया। तुम्हें पता है मैंने अपने दोस्तों से क्या कहा था? मैंने कहा था मेरा बॉयफ्रेंड बॉस है, सफल आदमी है, संपत्ति का मालिक है। जो तस्वीरें तुमने मेरी इस विला के सामने खींची थीं, मैंने उन्हें अपनी गर्ल्स ग्रुप चैट में भेजा, अपनी माँ को भेजा, अपने हर दोस्त को भेजा। सबने कहा मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। सबने कहा मैंने सोना पकड़ लिया। और अब तुम बता रहे हो कि तुम सिर्फ किराएदार हो। मैं अपने दोस्तों का सामना कैसे करूंगी? मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? उन दोनों को मेरे घर में चिल्लाते और झगड़ते देखकर मैंने बात आगे बढ़ाई। बस बहुत हो गया। लड़ना है, चिल्लाना है, उसके लिए बाद में बहुत समय मिलेगा, लेकिन अभी कुछ बातें साफ करनी होंगी। पहली बात, मेरी अनुमति के बिना तुम लोगों ने मेरे बेडरूम का ताला तोड़ा और उसे नुकसान पहुंचाया। ये गैर कानूनी घुसपैठ है। दूसरी बात, तुम लोगों ने मेरी अनुमति के बिना मेरे लिविंग रूम का इस्तेमाल पार्टियों के लिए किया और मेरे फर्नीचर और सामान को भारी नुकसान पहुंचाया। ये अवैध कब्जा है। तीसरी बात, तुमने अपनी असली पहचान छिपाई और मेरे विला का इस्तेमाल करके दूसरे इंसान को भावनात्मक रूप से धोखा दिया। ये धोखाधड़ी है। चौथी बात, ये घड़ी मेरे पिता की आखिरी निशानी थी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इसे तोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी से बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। घबरा गया। जूलियन, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। प्लीज इस बार मुझे छोड़ दो। मैं पैसे दूंगा, कसम खाता हूँ सब भर दूंगा। अपनी पूरी महीने की सैलरी दे दूंगा। जितना कहोगे उतना दूंगा। खड़े हो जाओ। मार्कस ने इस बात को ऐसे पकड़ लिया जैसे डूबता आदमी तिनके को पकड़ता है। जूलियन, तो मुझे माफ करने के लिए तैयार हो? माफ? मैंने ठंडी हंसी हंसी। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि बात करते समय सीधे खड़े हो जाओ। और जहां तक इस मामले का सवाल है, उसका फैसला पुलिस करेगी। आज से तुम्हारी कठिन जिंदगी की वजह से तुम्हें मेरी तरफ से कोई विशेष रियायत नहीं मिलेगी। ये सुनते ही टिफनी का रवैया तुरंत बदल गया। वो मेरी तरफ बेहद सम्मान से देखने लगी। मिस्टर रीड, सही है ना? मिस्टर रीड, आज जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता था कि ये घर आपका है। मैं तो समझी थी क्या? मैंने बीच में टोक दिया। तुमने सोचा मैं मुफ्तखोर हूं, इसीलिए लोगों को मारना ठीक है, उनका सामान तोड़ना ठीक है।
मिस्टर रीड, गलती सच में मेरी थी, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन देखिए, मैं भी तो पीड़ित हूँ। मार्कस ने मुझे भी धोखा दिया है। अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो उसे ठहराइए ना। बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? हम आपस में निपटा लेते हैं। जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। अच्छा, मैंने कहा, मैं पहले ही पुलिस को बुला चुका हूं और वे जल्द ही पहुंचने वाले हैं। मारपीट, संपत्ति का नुकसान, मैं हर चीज का पूरा हिसाब लूंगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी तरह जांच में सहयोग करना। टिफनी तुरंत मार्कस की तरफ घूमी। मार्कस, कुछ बोलो। तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, कि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे? अब क्यों चुप हो? मार्कस ने कड़वी मुस्कान दी। मैं खुद को नहीं बचा पा रहा, तुम्हें कैसे बचाऊं? थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। ऑफिसर, इन लोगों ने सबके सामने मेरी बदनामी की, मुझ पर हमला किया, मेरे विला को बर्बाद किया और मेरा फर्नीचर तोड़ दिया। अधिकारी ने चारों तरफ तबाही को देखा। मेरी पूरी शराब की कलेक्शन खत्म कर दी, मेरे पिता की आखिरी निशानी तोड़ दी। इनमें से किसी भी मामले में मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाए। समझ गया। अधिकारी ने सिर हिलाया। घटनास्थल का रिकॉर्ड बनाओ, सबको गिरफ्तार करो। अब जाकर टिफनी को एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है और उसके तथाकथित दोस्त तुरंत उससे किनारा करने लगे। ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस पार्टी में आई थी। हाँ, हमें तो सिर्फ गाने के लिए बुलाया गया था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें टिफनी ने बुलाया था। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सबको थाने ले गई। मार्कस ने विला के रोशन दरवाजे की तरफ आखिरी बार देखा और लंबी सांस ली। तभी सीन शिफ्ट होता है थाने में। नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट सामने रखी। कुल नुकसान 2 लाख युआन है, अराउंड $28,000। कृपया जांच कर हस्ताक्षर कीजिए। मैंने जल्दी से रिपोर्ट देखी, सब ठीक था। मैंने साइन कर दिए। $28,000? टिफनी लगभग चीख पड़ी। ये कैसे हो सकता है? हमने तो बस कुछ शराब की बोतलें पी थीं। इतना पैसा कैसे बन गया? और सोफा और कालीन का दोष भी हम पर क्यों डाला जा रहा है? कौन जाने वो पहले से ही गंदे हों। ऑफिसर, हमें तो टिफनी ने धोखे से यहां बुलाया था। देखिए, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, थोड़ी रियायत नहीं मिल सकती? जब वो लोग मुआवजे को लेकर बहस कर रहे थे, मैं टिफनी की तरफ बढ़ा। तुम तो बहुत अमीर बनने वाली थी, फिर मेरे इस छोटे से नुकसान पर इतनी परेशानी क्यों? एक बड़ा आदमी होकर एक जवान लड़की से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता ना? मैं हंस पड़ा। सही कहा, बिल्कुल सही। ये तो बस एक गलतफहमी थी, हमें कोने में मत ढकेलिए। मैंने देखा कि जैसे ही उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली, वे फिर सर चढ़ने लगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, जब तुम लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे थे और लोगों को मार रहे थे, तब इतनी विनम्रता कहाँ थी? अब क्या हुआ? अब मुझे छोड़ देने को कह रहे हो? हंगामा करने की हिम्मत थी, लेकिन कीमत चुकाने की नहीं। तभी स्नैक्स खाने वाली महिला सारा दोष टिफनी पर डालने लगी। सब तुम्हारी गलती है, तुमने बिना सच्चाई जाने बड़ी बड़ी बातें की। टिफनी ने तिरस्कार से कहा। और तुम लोग घंटों तक मुझे इस विला की भावी मालकिन कहते रहे। तुम्हें सबको मैंने धोखा दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बिल्कुल। दूसरे लोग भी बोल पड़े। हम तुम्हारे क्या लगते हैं? तुमने ही हमें इस मुसीबत में फंसाया। अगर तुम हमें इस विला में नहीं बुलाती तो हम यहाँ क्यों आते? पूरा $28,000 तुम अकेले भरो। हाँ, समस्या तुम्हारी है, बिल भी तुम्हारा। हमें इसमें मत घसीटो। अब जाकर टिफनी को अपने इन दोस्तों की असली शक्ल दिखाई दी। तुम सब घटिया लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जब तुम लोग मुझे घर की मालकिन समझते थे, तब मेरी खुशामद करते थे, हर दिन मेरी पोस्ट लाइक करते थे, मुझसे नौकरी दिलाने की भीख मांगते थे, मेरे साथ ऊंची जिंदगी जीना चाहते थे। और अब मुसीबत आई तो एक एक करके पलट गए। तुम लोगों का चरित्र देखकर साफ पता चलता है कि तुम पैदा ही नौकर बनने के लिए हुए हो। किसे नौकर कहा? स्नैक्स खाने वाली महिला गुस्से से लाल हो गई। सबसे बड़ी धोखेबाज तो तुम हो। फिर से बोलकर दिखाओ। नौकर, टिफनी चिल्लाई। तुम नौकर हो, तुम्हारा पूरा परिवार नौकर है। सब लोग शांत हो जाओ। पुलिस वालों ने झगड़ती भीड़ को अलग किया, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। आखिरकार पुलिस ने विला की निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि विला में सबसे ज्यादा हंगामा यही लोग कर रहे थे। एक पल में सब चुप हो गए, लेकिन मार्कस, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, जूलियन रीड। मैं मुड़ा और उसके उस मासूम चेहरे की तरफ देखा। जूलियन, बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे बिजनेस शुरू करने की मुश्किलों को देखते हुए इस बार मेरी मदद कर दो। टिफनी को छोड़ दो। मैं कुछ पल चुप रहा। तुम्हारी मदद करूं? मार्कस, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे सामने तुम्हारी कोई इज्जत बची है? उसकी वही लाइन, बिजनेस शुरू करना मुश्किल है, इस पल पूरी तरह बेअसर हो चुकी थी। आज से तुम बाहर हो और अभी भी किसी और के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। बेहतर होगा अपने बारे में सोचो। ये कहकर मैं मुड़ा और थाने से बाहर निकल गया। पीछे विला के तथाकथित मालिक और मालकिन एक दूसरे के सहारे रो रहे थे। ये पूरा तमाशा आखिरकार खत्म हो चुका था। अपनी कार में बैठकर मैंने लंबे समय बाद सुकून की सांस ली।
थाने के अंदर वे मुसीबत खड़ी करने वाले लोग अब अपने अपने परिवार वालों को फोन कर रहे थे ताकि कोई उन्हें बचा सके। अब तुमने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी? स्नैक्स खाने वाली महिला एक के बाद एक नंबर मिला रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कोई आकर उसे संकट से निकाल ले। आखिरकार जब उसकी मां ने फोन उठाया तभी वो पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। टैटू वाला आदमी अपने बड़े भाई को फोन करने लगा, लेकिन जब उसने सुना कि उसका भाई अब उससे पूरी तरह हाथ खींच रहा है और उसे एक मुसीबत समझ रहा है, तो वो भी अपना चेहरा ढककर रोने लगा। चिकने बालों वाला आदमी मदद मांगने के लिए लगातार संदेश भेजता रहा, लेकिन जैसे ही उसके परिवार को पता चला कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, उन्होंने उसी समय उससे नाता तोड़ लिया। टिफनी अपने हाथ में पकड़े भारी भरकम मुआवजे के बिल को घूरती रही और आखिरकार फट पड़ी। मार्कस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मार्कस ने ठंडी हंसी हंसी। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, टिफनी चीखी। लेकिन मार्कस जरा भी नहीं हिला। पलक झपकते ही अदालत की तारीख आ गई। अपने किए गए गलत कामों की वजह से मार्कस को वही सजा मिली जिसका वो हकदार था। टिफनी को भी उसकी हरकतों के लिए दंड मिला। जिस पल मैंने अदालत के दरवाजे खोले, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब बस मुझे अपनी अमीर और शांत जिंदगी में वापस लौटना था। लेकिन एक चीज थी जिसे मैं अभी भी भूल नहीं पा रहा था, मेरे पिता की छोड़ी हुई घड़ी। सर, क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या ये ठीक हो सकती है? बूढ़े घड़ीसाज ने आवर्धक शीशे से उसे ध्यान से देखा। मशीनरी खराब हो चुकी है, कांच बदला जा सकता है, सुइयों को फिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये दरारें बहुत गहरी हैं, ये घड़ी के ढांचे तक पहुंच चुकी हैं। इसे पूरी तरह पहले जैसा बनाना अब संभव नहीं है। मैंने टूटी हुई डायल पर अपनी उंगलियां फेरी। जो ठीक हो सकता है ठीक कर दीजिए, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जो ठीक नहीं हो सकता उसका भी कोई दुख नहीं। बूढ़े आदमी ने समझदारी से सिर हिलाया। आजकल जो भी घड़ी मरम्मत के लिए आती है, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। घड़ी की दुकान से बाहर निकलकर मैंने धूप में भीगी घास की खुशबू वाली हवा में गहरी सांस ली और आदतन अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां अब घड़ी नहीं थी। मुझे वो दिन याद आया जब मेरे पिता ने कहा था कि उनके पास मुझे देने के लिए कोई बड़ी दौलत नहीं है, बस ये घड़ी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे संभाल कर रखना। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि तुम कितना पैसा कमाते हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम खुद के सामने सिर ऊंचा रख सकते हो। मुझे वो दिन याद आया जब मार्कस पहली बार मेरे घर आया था। जूलियन, मैं अभी अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूं, थोड़ी पैसों की तंगी है। और मुझे टिफनी भी याद आई, जो मेरे घर में ऐसे हुकूमत चला रही थी जैसे सब कुछ उसका हो। इतने समय तक मैं खुद के साथ ही न्याय नहीं कर पाया था। डैड, आज आखिरकार मैंने खुद के सामने सिर ऊंचा रखा है। मैंने मरम्मत की हुई घड़ी वापस अपनी कलाई पर बांध ली। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह मेरा घर फिर से वैसा ही हो चुका था जैसा पहले था। साफ फर्श, सजा हुआ लिविंग रूम, हरे भरे पौधे, ताजी हवा और खिड़कियों से अंदर आती गर्म धूप, सब कुछ फिर से ठीक हो गया था। मैंने गहरी सांस ली। जो चीजें ठीक होनी चाहिए थीं, वे ठीक हो चुकी थीं। और सच कहूं तो ज्यादा नरम दिल होना कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता।